दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन में। आज का जो हमारा सवाल है वो पॉलिटी से रिलेटेड है और इसको आप बीपीएससी के सिलेबस में देखें तो GS2 सेक्शन 1 से रिलेट कर सकते हैं इसको। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हर साल देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आ जाता है, या तो उसको यूज़ करके या तो डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है उसको अप्रोच करेंगे, साथ में हम मल्टीपल डायमेंशंस देखेंगे इसके, सो दैट इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आए इस स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड तो हमारे पास फैक्ट्स रहेंगे कुछ, ठीक है, हमारे पास कुछ डायमेंशंस रहेंगे, हमारे पास कुछ लिखने के लिए आर्गुमेंट्स रहेंगे सब्सटेंशिएशन के लिए, तो हमारा काम जो है ना वो ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम राज्यसभा। Also write about the relevance of legislative councils in the state। पूछ रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, जो MLC इलेक्ट होके जाते हैं, आप जानते होंगे कि जो MLC इलेक्ट होके जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं। तो उनका और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस बताएंगे तो उसके बाद फिर बताना है कि उसकी रेलिवेंसी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है राज्य में, ठीक है। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राज्य की विधान परिषद राज्यसभा से किस प्रकार भिन्न है, साथ ही राज्यों में विधान परिषदों की प्रासंगिकता के बारे में लिखिए। तो आपका क्वेश्चन जो है यहां दो पार्ट में है। पहला तो डिफरेंस क्या है राज्यसभा से, दूसरा है कि रेलिवेंस क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट में, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है, लेकिन सिर्फ यही दो पार्ट को अगर आप चाहेंगे आंसर करके 38 में से कम 22-23 मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक ओवरऑल बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। बैकग्राउंड बनाने के बाद उस टॉपिक पे आना पड़ेगा जो टॉपिक इसने पूछा है, उसके बाद फिर उसके इर्द गिर्द थोड़ा घूम के तब फाइनल जाके कंक्लूड करना पड़ेगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे, सो दैट कि जो उसके मैक्सिमम पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सके आंसर के वो हम मेंशन कर सकें। साथ में ये हमारा एक नोट्स बनता चला जा रहा है फाइनल रिवीजन के लिए। आप मेंस एग्जाम से पहले अगर बैठेंगे अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए बड़ी सी मोटी सी बुक लेके तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन से अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रो। हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लार्ज एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, फिर नैरो डाउन होते हैं उसके सेंट्रल पॉइंट पे। तो हम यही करेंगे। हम स्टार्ट किससे करेंगे कि इंडिया हैज़ अ बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। इंडिया में जो है वो बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर है, बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट, बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट, बट ओनली few states have the upper house, that is legislative council। या फिर इससे पहले यह भी लिख सकते हैं कि इंडिया ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया हैज ए बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड एट स्टेट्स। एट द स्टेट लेवल इक्विवेलेंस ऑफ राज्यसभा इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एंड इक्विवेलेंस ऑफ विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज लोकसभा। आपने एक मोटा मोटी बता दिया कि भारत जो है बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर है, जो सेंटर और स्टेट दोनों में अवस्थित है, प्रेजेंस है, लेकिन कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी जो सब जगह है वो बाइकैमरल नहीं है, यूनिकैमरल है। उसके बाद इसका आर्टिकल नंबर मेंशन करेंगे कि आर्टिकल 169 जो है, दिस आर्टिकल 169 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। तो ये लिखना जरूरी है, आर्टिकल 169। तो इंट्रो में मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, मेजर पॉइंट्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बॉडी की तरफ। इससे पहले कि बॉडी की तरफ बढ़ें तो वी विल ट्राई टू गिव ए 2 सेंटेंस, एक बैकग्राउंड बनाएंगे बॉडी में जाने से पहले। और चूंकि हमारा पहला जो पार्ट है वो पूछ रहा है डिफरेंस, तो
तो अगर आप किसी चीज़ का डिफरेंस बताएंगे तो पहले तो आप बता दें कि वो चीज़ है क्या या काम क्या करती है, तब जाके आप उसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे डिफरेंस में। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड को हम ऐसे रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस द अपर हाउस प्रेजेंस इन लेजिस्लेचर permanently at the center but selectively in the states. The constitution makers had certain thoughts regarding the legislative process that could be amended or that could be modified in future. So they gave ample space. To states to decide whether upper house is necessary for them or not. आप एक 2 लाइन का इस तरह से समझा सकते हैं कि हमारे संविधान ने अपर हाउस परमानेंटली दे दिया सेंटर में, लेकिन स्टेट्स में परमानेंट नहीं किया। ये समय पे छोड़ दिया कि किस स्टेट को जरूरत है तो वो रेजोल्यूशन पास करके सेंटर में भेजे, सेंटर उनको देगी, या अगर किन्हीं स्टेट्स को जरूरत नहीं है तो उस अकॉर्डिंगली वो जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग लिखेंगे अगला चीज कि रोल प्लेड बाय अपर हाउस। हम यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखेंगे, हम अपर हाउस लिख देंगे। क्यों अपर हाउस लिखेंगे? रोल प्लेड बाय अपर लेजिस्लेचर या अपर हाउस इन लेजिस्लेचर। हम यहां अपर हाउस क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम अभी फोकस नहीं करना चाह रहे स्टेट लेजिस्लेचर पे, क्योंकि हमको डिफरेंस में जाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल दोनों को एक तराजू पे तौल रहे हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे आंसर के, तो उसमें हम क्लासिफाई करेंगे चीज़ों को, तब वहां पे बेटर तरीके से हम स्टेट और सेंटर पे अलग अलग फोकस करेंगे। तो हमने लिख दिया कि रोल क्या क्या प्ले करते हैं। अगर हम बात करें रोल प्लेड की, तो सबसे पहला लिख देंगे कि बेटर क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन। बेटर क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन ये कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि अगर 2 जगह से फिल्टर होगा, तो फिल्टर होकर जो आपके पास आएगा वो प्योर सब्सटेंस आएगा। आपके जो क्विज के क्वेश्चन डेली आते हैं वेबसाइट पे, दे आर फिल्टर बाय मल्टीपल लेयर्स। जो उसकी स्क्रूटनी होती है, देयर आर लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज। तो आपके पास जो क्वेश्चन जाता है ना, वो काफ़ी बीपीएससी के ओरिएंटेड और काफ़ी रिलीवेंट क्वेश्चन जाता है, बकवास क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्क्रूटनी है। तो जो अपर हाउस है उसी स्क्रूटनी का काम करती है, ताकि जो लेजिस्लेशंस हैं, जो बिल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, वो काफ़ी छन के आए, को काफ़ी अच्छे तरीके के आए। दूसरा क्या रोल होगा कि वो क्या है ना, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करते हैं। कैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करते हैं? तो राज्यसभा के मेंबर्स कौन होते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं स्टेट से इलेक्ट होके, तो वो अपने स्टेट के इश्यूज को, स्टेट के बातों को, जो लोगों के इश्यूज हैं, उनको सीधे आप सेंटर में उठाते हैं, सेंटर में मुद्दों को उठाते हैं। आप समझिए, बिहार के किसी एक शहर का कोई इशू है और वहां के एमपी रूलिंग पार्टी से हैं, वो नहीं चाह रहे हैं वहां अपने स्टेट का मुद्दा उठाना, इस जिले का मुद्दा उठाना, क्योंकि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो अगर ऑपोजिशन पार्टी से हैं, तो दे कैन रेज द सेम इशू इन द हाउस। ठीक है, तो वो क्या करेगा? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करेगा, लोगों के बात को, लोगों के इश्यूज को सेंटर पॉइंट पे लाएगा। ठीक है, तीसरा रोल हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा लिख सकते हैं कि ये जो लोअर हाउस की जो रेडिकलिज्म है, उसको जो है ना, ये बैलेंस आउट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज सेंटर कोई एक ऐसा बिल ले आया जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट जा रहा है। सेंटर कोई ऐसा बिल ले आया, सेंटर मतलब लोकसभा में कुछ ऐसा बिल लोकसभा ने पास किया जो कि इथियोस, जो मेजॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथियोस है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो राज्यसभा के पास वो अधिकार होता है कि बिल को निरस्त किया जा सके, ऑर्डिनरी बिल को जो है वो होल्ड किया जा सके, उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सके। ठीक है ना? तो ओवरऑल जो
चीजें ब्लैक एंड व्हाइट थी वो नहीं रहेंगी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे ताकि वो सूट हो सके सारे तबके को, सारे जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सब उससे अपने आप को फुलफिल कर सके, अपने एस्पिरेशंस को। तो ये काम जो है ये अपर हाउस बखूबी करती है। उसके बाद क्या होगा चौथा, कि देखिए समाज में कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, जिनकी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो उनको लगता है कि अगर राजनीति में प्रवेश करेंगे तो मेरा भी जो कुर्ता है ना वो मैला हो जाएगा। लेकिन दे आर टैलेंटेड, वो अगर सरकार में आए तो इकोनॉमी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं मनमोहन सिंह जी का। ही वॉज नॉट ए सीजन्ड पॉलिटिशियन बट ही वॉज अ वंडरफुल वर्ल्ड लेवल इकोनॉमिस्ट, जिनको दुनिया जानती थी, दुनिया पूजती थी। पूजना थोड़ा ज्यादा हो गया बोलना, बट he was respected world over for his knowledge and for his skills in economy। तो वो राज्यसभा के माध्यम से सरकार में आए, फाइनेंस मिनिस्टर बनके, और अल्टीमेटली फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने राज्यसभा के थ्रू ही। तो इस तरह से जो टैलेंट रिटेन होता है वो अपर हाउस हेल्प करता है टैलेंट को रिटेन करने में। तो ये जो चार है ना, ये रोल अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि अपर हाउस करता क्यों है, अपर हाउस करता क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये क्या करना चाहता है, इसका रोल क्या प्ले हो रहा है अभी के सिस्टम में। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करेंगे डिफरेंस पे। तो हम जानते हैं डिफरेंस पे जाने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, या हम एक दो लाइन रिलेट करने के लिए लिखेंगे कि रोल प्लेड बाय अपर हाउस इज एप्रिशिएबल। अपर हाउस इज एप्रिशिएबल, ठीक है, वो काफी प्रशंसा करने लायक है उनका रोल। लेकिन जो स्टेट लेवल और सेंटर लेवल में जो अपर हाउस है वो सिमिलर नहीं है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दोज डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो रोल प्लेड है अपर हाउस का वो काफी सिग्निफिकेंट है, काफी प्रशंसनीय है, लेकिन उनका जो रोल है सेंटर और स्टेट में वो अलग अलग है, उसमें डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंसेस है, लेट्स सी द डिफरेंस। अब हम आ जाएंगे डिफरेंसेस पे। क्या डिफरेंसेस है किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में और राज्यसभा में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला कि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, एक परमानेंट हाउस है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, ऐसा इसमें होता है। तो देयर इज ए कंटिन्यूटी इन हाउस। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सबसे पहला तो इनके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल है, इनके वेरी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल है, और ओनली 6 स्टेट्स में ये इनका प्रेजेंस है, ओनली 6 स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, और कई स्टेट तो इनके होने पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि जो राज्यसभा है ये होमोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड है। मतलब होमोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब एक तरह के पार्टिसिपेंट्स, एक तरह का आशय है कि सम ऑफ देम आर सीजन्ड पॉलिटिशियन, या फिर दे आर इंटरेस्टेड इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओनली फ्यू ऑफ देम, जैसे 12 लोग हैं जो सिर्फ नॉमिनेट होके आते हैं, और उनका जो दायरा होता है ना वो पॉलिटिक्स वाला दायरा ज्यादा रहता है उनका। ठीक है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हिट्रोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड है। वहां पे जो है ना अलग अलग इंटरेस्ट के और अलग अलग तरह के लोग आते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसकी संख्या क्या है, 1/12 बाय गवर्नर। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा,
कि राज्यसभा जो है फेडरल पॉलिटी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करता है, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है फेडरल पॉलिटी को? फेडरल पॉलिटी का मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल रहेगा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट्स का अच्छा रोल रहेगा सेंटर में। स्टेट से चुन के जाते हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स, वहां पे जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो। लेकिन ऐसा कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से चुन के जाएंगे, अलग अलग पंचायत से चुन के जाएंगे, ऐसा कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि जो फेडरल पॉलिटी वाली बात है ना, वो फेडरल पॉलिटी वाली बात इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अगला डिफरेंस देखेंगे तो जो राज्यसभा का स्टेटस है लोकसभा के साथ, सिर्फ मनी बिल को लेके और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके थोड़ा डिफरेंस है उसमें, ठीक है। बाकी चीजों में देखें, ऑर्डिनरी बिल के केस में देखें तो जो राज्यसभा का रोल है सिमिलर टू लोकसभा है, तो सेम पायदान पे दोनों है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? इनका रोल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के संदर्भ में काफी कम है, इनका पायदान नीचे है। ये मेनली एक एडवाइजरी बॉडी है, दे आर जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। और चूंकि हर जगह है भी नहीं, सारे स्टेट में है भी नहीं, तो इनका रोल जो है ना एक ऑब्स्ट्रक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। किसी भी लेजिस्लेशन में असेंबली जो है वो डोमिनेट करेगी और काउंसिल उसमें सुपरसीड नहीं कर पाएगा, लेकिन राज्यसभा में यह चीज नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि इसके पास रिवाइजिंग पावर्स नहीं है। रिवाइजिंग पावर्स नहीं, असेंबली में ने जो बिल पास कर दिया वो कर दिया, ये दोबारा उसको उसमें ज्यादा अमेंडमेंट नहीं ला सकता है, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं ला सकता है। लेकिन राज्यसभा हैज रिवाइजिंग पावर्स, वो अमेंडमेंट ला सकती है बिल्स में, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इसमें और भी कई सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। हम एक बस तरीका बता रहे हैं कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आप और ज्यादा लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। वर्ड लिमिट में बस लिखना है उसको। तो अब हमने ये इतनी चीजें लिख ली, अब हम आगे बढ़ेंगे कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स तो हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स तो हैं इसके एग्जिस्टेंस पे ही। अब हम थोड़ा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे फोकस करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के एग्जिस्टेंस पे ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बट इनकी यूजफुलनेस को, इनके जो रेलिवेंस है इनका, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता उन क्रिटिसिज्म के बेसिस पे, ठीक है। इनका एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल है, इनकी फंक्शनिंग क्वेश्चनेबल है, लेकिन इस क्वेश्चन के बेसिस पे इनके यूजफुलनेस को नकारा नहीं जा सकता है। तो इनकी यूजफुलनेस या इनका रेलिवेंस, क्वेश्चन में रेलिवेंस लिखा है तो आप रेलिवेंस वर्ड ही यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए एग्जामिनर को बार बार याद दिलाते रहिए कि देखिए हम ट्रैक पे हैं, हम जो लिख रहे हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं। कुछ कीवर्ड्स को लिखिए और कुछ एक दो पॉइंट्स के बाद आप उसको सब्सटेंशिएट करिए कि दस इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इट सब्सटेंशिएट्स आवर आर्गुमेंट। इस तरह से आप लिखते रहिएगा ना, एक जनरल बात मैंने बताया, तो एग्जामिनर को लगेगा कि जो स्टूडेंट है ही इज ऑन ट्रैक, वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं गया है, उसके जो भी आर्गुमेंट्स है ना वो उसी स्फीयर में है। तो रेलिवेंस, सबसे पहला रेलिवेंस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेलिवेंस क्या है ना कि दिस इज चेक अगेंस्ट हैस्टी लेजिस्लेशन। देखिए जो रोल मैंने बताया था ना, उसके कुछ पॉइंट्स यहां कंसाइड करेंगे, तो आप वर्डिंग्स को अलग लिख दीजिए या आप रोल स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक तरीका बताया है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं चीजों को, ठीक है। जो हेस्टी लेजिस्लेशन है उसके अगेंस्ट चेक करता है। अब आप बॉडी में लिखेंगे तो आपको इसमें एग्जाम्पल लिखने बेहद जरूरी है, ठीक है। हेस्टी लेजिस्लेशन को कैसे चेक करता है? बाय स्क्रूटिनी, बाय एनालाइजिंग एंड थॉरली डिस्कसिंग। देखिए
लोअर हाउस के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर एक बिल के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को एनालाइज करे, तो क्या वो कमिटी में भेज दिए जाते हैं। कभी कभार अब तो कमिटी में भेजने का कल्चर ही धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे अपर हाउस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि वो बिल्स को थॉरोली स्टडी करें, ठीक है, ताकि डिस्कशन के टाइम पे उन इश्यूज को बाहर ला सकें। दूसरा चीज है कि हेस्टी लेजिस्लेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पॉपुलर सरकार है, ठीक है, तो पॉपुलर सरकार है तो वो क्या ऐसा काम करेगी कि जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट उसमें आए, उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके। अब मान लीजिए कोई ए कम्युनिटी है, कोई बी कम्युनिटी है, ए कम्युनिटी के 80% लोग हैं, बी कम्युनिटी का 20% लोग हैं। तो अगर इन 80% लोगों की बात, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानिए, इन 80% की बात को सुन के इन्होंने एक लेजिस्लेशन ला दिया और ऐसा लेजिस्लेशन लाया जो बी के अगेंस्ट जा रहा है, बी की थिंकिंग के अगेंस्ट, बी के रहन सहन के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो तो सही नहीं है ना डेमोक्रेसी में। तो इस चीज का चेक कौन करेगा? इस चीज का चेक करेगा राज्यसभा, इस चीज का चेक करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारा फोकस उसी डायरेक्शन में है। तो इसमें हम एक छोटा सा लिख देंगे, हाउएवर स्टिल लीवेज आर देयर, स्टिल लूप होल्स आर देयर। जैसे आधार बिल, आधार बिल को मनी बिल बना के लोकसभा में पेश किया गया। चूंकि ये एग्जाम्पल जो है किसका है? सेंटर का है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का है। यहां पे उतना लिखना रेलिवेंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई स्टेट का एग्जाम्पल है तो आप यहां लिख सकते हैं। मैंने एज फॉर एग्जाम्पल बताया, इस तरह से चीजों को आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये जो है ना ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करता है, ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करने का काम करता है। ऑटोक्रेसी क्या हुआ? मैंने वही चीज बताया, पॉपुलर मैंडेट वाला। अगर वो पॉपुलर मैंडेट है तो पॉपुलर मैंडेट को सेटिस्फाई करने के लिए लेजिस्लेशन भी पॉपुलर मैंडेट वाले ही लाएंगे, तो उससे माइनॉरिटी जो है थोड़ी सफर होगी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने का काम राज्यसभा कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कोई फ्री बीज ले आए, आजकल बहुत चल रहा है फ्री बीज का, या फिर ऐसे बिल्स लाए जो माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट करेंगे, तो ये सब चीजें जो हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, सॉरी काउंसिल के द्वारा उन पे डिस्कशन करके। तीसरा है कि टैलेंट एकोमोडेशन, मैंने सेम बताया था उसमें रोल में। टैलेंट एकोमोडेशन, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को गंदा समझते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे मैले हो जाएंगे, मेरा कुर्ता जो है ना वो मैला हो जाएगा, इस तरह का थिंकिंग जिनका है, लेकिन वो टैलेंटेड है, तो ये एक माध्यम होता है लेजिस्लेचर में एंट्री करने का, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि बर्डन शेयरिंग करता है। बर्डन शेयरिंग कैसे? लेजिस्लेशंस को थॉरोली स्टडी करके। लोअर हाउस के पास बहुत सारा काम होता है, तो आउट ऑफ स्टेज एक चीज को वो ज्यादा समय तक नहीं हैंडल कर सकते। इसलिए जो अपर हाउस का चीज है ना, जो अपर हाउस का काम है कि उन चीजों को, उन मुद्दों को उठाया जाए जो लोअर हाउस जिसको मिस कर गया, ठीक है। तो वहां पे बर्डन शेयरिंग हो जाता है, ये कीवर्ड है। दूसरा है कि एक्सपेंडेड कंसल्टिव प्रोसेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर लोकसभा है, इसके पास बिल आया, तो ये लोगों से संपर्क साधेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे कि इस पे आपकी क्या राय है, इस पे आपकी क्या राय है, आपकी राय, कमेटी बनाई जाएगी। तो और भी ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड कंसल्टिव प्रोसेस जो है वो अपर हाउस कर सकता है, ब्रॉड बेस्ड कंसल्टिव प्रोसेस। और क्या कर सकता है कि जो लॉ मेकिंग है वो इफेक्टिव हो, ज्यादा उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत ना पड़े आगे, है ना, वो एक लंबे समय तक सोच के बनाना चाहिए प्रेजेंट में। तो ये सब चीजें जो है ये अपर हाउस अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। ओवरऑल जो है ना ये लेजिस्लेटिव की क्वालिटी जो है, लेजिस्लेशन की क्वालिटी को इन्हांस करेगा, ठीक है। अब देखिए किसी का रोल पॉजिटिव है तो ज़्यादा अच्छा भी सही नहीं है ना,
तो हमको कुछ उसके लैकुनास भी लिखने होंगे, कुछ लैकुनास लिखने होंगे या कुछ इश्यूज लिखने होंगे जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सराउंडिंग है। तो वो लैकुनास हम क्यों लिखेंगे? वो लैकुनास लिखेंगे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कि हर चीज़ एकदम से अच्छा नहीं होता है। तो पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिलेइंग बॉडी, मतलब सरकार कोई बिल लाना चाहती है लोगों के पक्ष में, लेकिन ये क्या है ना, उसको अटका के रखेगा, उसको पास नहीं होने देगा, वहां उसका ऑब्स्ट्रक्शन वाला रोल आ जाता है। दूसरा है एडिक्वेट चेक्स नहीं है इनके काम पे। जितनी कमिटीज लोअर हाउसेज में है उतनी कमिटीज अपर हाउसेज में नहीं है, तो उनकी जो उनके काम पे जो चेक है, उनके काम को जो ऑब्जर्व करने के जो लोग हैं, जो कमिटीज हैं, वो कम है। ठीक है। फिर है कि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट काफी आ सकते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आने में थोड़ा कतराते हैं, तो क्या है, उनको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जा सकता है और वहां के थ्रू उनको इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का कार्यभार दे दिया जाएगा। तो क्या होगा, जो भी पॉलिसीज होंगी स्टेट की वो उनके द्वारा ही होंगी या उनके लोग आ जाएंगे वहां पे। तो इस तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट आने की संभावना रहती है इसमें। ठीक है। फिर है कि बैकडोर एंट्री का बहुत अच्छा प्रबंध है इसमें। जो चुनाव हार गए वो भी यहां पे आके मिनिस्टर बन सकते हैं, वो भी लेजिस्लेशन में शामिल हो सकते हैं। ये अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, लेकिन क्या करें, हर चीज तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है ना, थोड़ा तो ग्रे एरिया रहना पड़ेगा। तो वही चीज है, बैलेंसिंग एक्ट है। तो बैकडोर एंट्री हो जाती है ऐसे पॉलिटिशियन की जो सीजन्ड है लेकिन जीत नहीं पाए, जो पॉपुलर नहीं हो सके उस टाइम इलेक्शन में, तो उनको बैकडोर एंट्री दी जाती है इसके माध्यम से। फिर है कि इसकी पावर जो है ना काफी लिमिटेड है। आप मैंने बताया कि इनका एडवाइजरी रोल ही रहता है, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। एक प्रेशर बना सकते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कुछ प्रोसेस में एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब आपने इतनी चीजें लिख दी तो आप सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं गिनाएंगे ना, आप हैं ऑफिसर, आप क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास तरीका भी है। क्या तरीका है? आप सबसे पहले रिकमेंडेशन लिखेंगे सेकंड एआरसी का। क्या बोला था सेकंड एआरसी? ये बोला था कि जैसे राज्यसभा में स्टेट्स रिप्रेजेंट होते हैं, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना पंचायत को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। एक संविधान में अमेंडमेंट करना चाहिए, ऐसा एक्ट लाना चाहिए ताकि ये जो काउंसिल्स हैं इनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सके गवर्नेंस में। इनको हम लेजिस्लेशन में रोल दे सके, इनका कुछ ऐसा एक बीच में इनको डाल सके ताकि इनके थ्रू भी चीजें पास हों, तो इनका रोल जो है ना इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है। ये देखिए, अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा ये सेकंड एआरसी वाला। फिर दूसरा है ना कि अपर हाउस आर बीइंग कंसिडर्ड एज कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी। कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी, जिनका कोई यूज होता नहीं है लेकिन वो रखे जाते हैं लग्जरी के लिए। ठीक है। आप एक नेगेटिव आपने लिख दिया, अब इसको आप सब्सटेंशिएट करेंगे, पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? बट नीड ऑफ द आवर, बट ये जरूरत है भी कि इसको असेंबली के एट पार किया जाए। जैसा कि सेकंड एआरसी ने कहा है, इनके कंधे पर रख के बंदूक चलाना है। जैसा कि सेकंड एआरसी ने कहा है कि काउंसिल को और रोल मिलना चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए उनको, तो इस दिशा में अगर काम किया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमको। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे कंक्लूड करने में। कंक्लूड कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करते हैं विशेस ऑफ पीपल, और जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोगों ने दी है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। वापस जो राइट्स हैं लोगों के वो फुलफिल कराते हैं। लेकिन कुछ समय में जो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स है या वेरी एग्जिस्टेंस पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा पेनफुल है। हमको फिर से देखना पड़ेगा
फंडामेंटल चीज़ को कि आखिर संविधान मेकर्स ने इसको रखा क्यों है, इसको लाया क्यों था प्रोविज़न में, ठीक है। अगर उसको हम स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका असली मकसद क्या था, उन्होंने क्या सोचा था। और हम जानते हैं कि अगर संविधान मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जो दायरा है सोचने का वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। और चीज़ों को हम एक नैरो आई, ये मायोपिक आई से नहीं देखेंगे, बट एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटी को और इन्हांस करने में, डेमोक्रेटिक सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। देखिए मैंने जो बताया ये एक आंसर हो सकता है, आप इसमें और इन्हांस कर सकते हैं, आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। मैं बस एक हैंड होल्डिंग का प्रयास कर रहा हूँ, आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आप जरूर लिखना है आपको उसमें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।